नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सभी का श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास शर्मा आपको बीएससी सेकेंड ईयर की फिजिक्स करवा रहा हूँ और इसके अंदर अपने पढ़ रहे हैं लेज़र तथा होलोग्राफी, जो हमारी 5वीं यूनिट है। आज अपने पढ़ने वाले हैं पंपन की विधियों के बारे में। तो अपना टॉपिक है पंपन की विधियाँ। ठीक है, हमारा टॉपिक है पंपन की विधियाँ। पंपन की विधियाँ। तो कल हम लोग पंपन पढ़ चुके हैं कि पंपन का क्या मतलब होता है। आज अपने देखेंगे कि पंपन के लिए कौन कौन सी विधियाँ जो है वो काम में ली जाती है। पंपन का मतलब ये हो गया कि जो निम्न जो आपका ऊर्जा स्तर है उससे परमाणुओं को उच्च ऊर्जा स्तर में भेजना, जिसके द्वारा जिन विधियों के द्वारा अपने ऐसा करते हैं, समष्टि प्रतिलोमन जिन विधियों के द्वारा अपने उत्पन्न करते हैं, वो विधियाँ अपने क्या कहलाती है, पंपन की विधियाँ कहलाती है। पंपन की विधियों में एक तो जो सबसे ज़्यादा अपने विधि काम में आती है वो आती है प्रकाशीय पंपन। प्रकाशीय पंपन। और दूसरा अपने इसके अंदर नाम आता है इलेक्ट्रॉन संघट का। इलेक्ट्रॉन संघट का। और तीसरा आता है अप्रत्यास्थ। अप्रत्यास्थ परमाणु परमाणु अप्रत्यास्थ परमाणु परमाणु संघट। और चौथा हम लोग जो इसके अंदर काम में लेते हैं वो आता है हमारे पास में रासायनिक पंपन। रासायनिक पंपन। और पांचवा आता है गैस गतिक पंपन। गैस गतिक पंपन। गैस गतिक पंपन। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या है, कुछ एक पंपन की विधियाँ। अपने सबसे ज़्यादा प्रकाशिक पंपन के बारे में पढ़ेंगे और गैस पंपन जो है इसके बारे में बस अपने एक ही टॉपिक है। तो पंपन की विधियाँ, तो पंपन की ये सामान्य विधियाँ, प्रकाशीय पंपन जो है इसे काम में लेते हैं, या इलेक्ट्रॉन संघट जो है उसे काम में लेते हैं, संघट या टक्कर जिसे बोलते हैं, या अप्रत्यास्थ परमाणु परमाणु संघट जो है इसे भी अपने काम में ले सकते हैं। रासायनिक पंपन और गैस गति पंपन जो है ये भी हमारे पास में पंपन की विधियाँ हैं। आपको एग्जाम में पंपन की विधियों के नाम पूछे जा सकते हैं, जो आपका शुरुआत का प्रश्न आता है उसके अंदर। और अगर 3 नंबर वाले में आपसे प्रश्न पूछेगा तो आपको इन विधियों के नाम और साथ में आपको पूछ लिया जाएगा प्रकाशीय पंपन क्या होता है। आगे बढ़ते हैं अपने और नया टॉपिक जो है उसे शुरू करते हैं। अपना टॉपिक है रूबी लेज़र। रूबी लेज़र हमारा नया टॉपिक है। रूबी लेज़र, तो इसके बारे में मैं शुरुआत में आपको बता चुका हूँ कि लेज़र जो है इसका आविष्कार सबसे पहले, रूबी लेज़र जो है इसका आविष्कार किसने किया था, तो जो मेमन नाम का वैज्ञानिक था, इसने क्या किया था, इस रूबी लेज़र जो है इसका आविष्कार या खोज की थी या इसे बनाया था। तो सबसे पहले रूबी लेज़र किसने बनाया था, तो सबसे पहले जो मेमन नाम का वैज्ञानिक था इसने क्या किया था, रूबी लेज़र का निर्माण किया था। और ये किसके द्वारा किया गया था, ये किया गया था रूबी के क्रिस्टल के। जो आपके पास में रूबी क्रिस्टल होता है, इस रूबी क्रिस्टल के द्वारा क्या किया था, मेमन ने लेज़र का निर्माण किया था। इसलिए इस लेज़र को भी अपने क्या बोलते हैं, रूबी लेज़र बोलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रूबी लेज़र क्या होता है। तो आप बताओगे कि मेमन नाम का जो वैज्ञानिक था इसने क्या किया था, रूबी का जो क्रिस्टल है उससे एक लेज़र का निर्माण किया, इसलिए इस लेज़र को हम लोग क्या कहते हैं, रूबी लेज़र कहते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो रूबी लेज़र होता है इसकी रचना किस प्रकार से होती है। रूबी के लेज़र की रचना, तो जो रूबी का लेज़र है ये हमारे पास में क्या होता है, रूबी क्रिस्टल होता है या गुलाबी माणिक्य होता है। या तो आपके पास में क्या होता है, रूबी क्रिस्टल होता है, या अपने पास में क्या होता है, गुलाबी माणिक्य होता है। जो किससे बना होता है, जो Al2O3 जो है इसका बना होता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है, इस एल्यूमिनियम ऑक्साइड का क्या होता है, ये क्रिस्टल होता है। ये अपने पास में क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है।
तो आपके पास में जो सामान्य रूबी लेज़र होता है वो किससे बना होता है, या तो रूबी के क्रिस्टल से, या गुलाबी माणिक्य से, या आप लोग बोल सकते हो एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 से बना होता है। और इसके अंदर जो गुलाबी रंग होता है वो किस कारण होता है, वो होता है Cr+3 जो आयन है इनके कारण होता है इसका गुलाबी रंग। क्योंकि आपके पास में जो कुछ Al के परमाणु हैं, कुछ Al के जो आपके पास में परमाणु हैं उनको क्या कर दिया जाता है, Cr के जो परमाणु हैं उनके द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। Cr के कौन से परमाणु के द्वारा, Cr+3 परमाणु जो है इनके द्वारा इसे प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। और अच्छे लेज़र प्रक्रिया के लिए अपने पास में क्या ज़रूरी है, अच्छी लेज़र प्रक्रिया के लिए हमारे पास में ज़रूरी है कि जो इसके अंदर अशुद्धि है उस अशुद्धि का प्रतिशत कितना हो, तो उस अशुद्धि का प्रतिशत होना चाहिए 0.05%। बढ़िया लेज़र जो प्रक्रिया है उसके लिए 0.05% आपके पास में क्या होना चाहिए, इसमें अशुद्धि का मान होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। जो आपके पास में क्रोमियम आयन होते हैं ये पराबैंगनी, पीले और हरे रंग के प्रकाश का क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं। पराबैंगनी, हरे और जो आपके पास में पीला रंग है उनकी किरणों को ये करते हैं अवशोषित। पीले रंग की किरणों को ये करते हैं अवशोषित। कौन करते हैं, जो क्रोमियम के आयन है ये पराबैंगनी, हरे, पीले रंग को क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। और जो आपके पास में लाल और नीला रंग है, लाल और नीला रंग है, लाल और नीला रंग, इसके लिए ये क्या होते हैं, पारदर्शक होते हैं। लाल और नीले रंग के लिए ये आपके पास में क्या होते हैं, पारदर्शक होते हैं। तो आपको ये कुछ एक बेसिक बातें ध्यान रखनी है रूबी लेज़र के बारे में। उसके बाद में तो अपने इसकी संरचना पढ़ेंगे। तो एक तो आप लोग ध्यान रखोगे कि रूबी लेज़र जो है इसका निर्माण कैसे किया जाता है। तो रूबी लेज़र का निर्माण किया जाता है रूबी के क्रिस्टल से, या जो आपके पास में गुलाबी माणिक्य है इस गुलाबी माणिक्य के द्वारा, या अपने पास में जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है Al2O3 है इसके द्वारा क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। और कुछ Al के जो परमाणु हैं इन्हें Cr+3 के परमाणुओं से क्या कर दिया जाता है, प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। और बढ़िया लेज़र प्रक्रिया के लिए जो आपके पास में अशुद्धि है उस अशुद्धि का प्रतिशत कितना होना चाहिए, तो उस अशुद्धि का प्रतिशत आपके पास में होना चाहिए 0.05। और जो गुलाबी अपने रंग होता है इसका, वो गुलाबी रंग किस कारण होता है, तो गुलाबी रंग होता है ये जो आपके पास में Cr+3 के आयन है इनके कारण। आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये आयन क्या करते हैं, पराबैंगनी, हरे और पीले जो रंग के प्रकाश होते हैं उनको तो अवशोषित कर लेते हैं, और जो आपके पास में लाल और नीला प्रकाश होता है इसको ये क्या कर देते हैं, उत्सर्जित कर देते हैं, तो ये परावर्तित कर देते हैं। ये कुछ एक बातें आपको ध्यान रखनी है। अब अपने आगे बात करते हैं कि इसे बनाते किस तरीके से। ये तो रचना के बारे में बेसिक बातें थी। अब देखिए रूबी जो क्रिस्टल होता है इसकी रचना कोई आ गई। इसमें आपके पास में 5 सेंटीमीटर लंबा एक रूबी का क्रिस्टल होता है। पहले डायग्राम बना देता हूँ मैं। ये आपके पास में एक कांच होता है, कांच की नलिका होती है, और इसके अंदर रूबी का क्रिस्टल रखेंगे। आपके पास में जो रूबी का क्रिस्टल है ये सिर्फ 5 सेंटीमीटर लंबा क्रिस्टल लेते हैं। और यहाँ से जिनोन की क्षण दीप्ति जो है वो उत्पन्न करने के लिए व्यवस्था बनाई जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से जेनोन की क्षण दीप्ति उत्पन्न करने के लिए अपने एक विसर्जन नलिका जो है इसके अंदर लगा देती है।
ये आपके पास में क्या है, जीनोम की क्षण दीप्ति उत्पन्न करने के लिए एक विसर्जन नलिका है। और ये जो आपके पास में यहाँ आता है ये क्या है, ये है रूबी रूबी क्रिस्टल। तो ये रूबी क्रिस्टल आपके पास में आ जाता है। उसके बाद एक आपके पास में कांच की छड़ है। ये जो आपके पास में ये जो पूरा बड़ा डिब्बा है ये क्या है, कांच की छड़ है, कांच की छड़ है। और ये रूबी का क्रिस्टल या रूबी की छड़ आ जाती है। और ये जो पृष्ठ आपके पास में होता है ये क्या होता है, पूर्ण परावर्तक होता है। ये पृष्ठ क्या होता है, पूर्ण परावर्तक होता है। और दूसरी तरफ जो आपके पास में पृष्ठ है वो क्या होता है, आंशिक परावर्तक होता है। तो ये आपका पूर्ण परावर्तक पृष्ठ आ जाता है। और ये जो पृष्ठ है आपके पास में ये क्या आता है, आंशिक परावर्तक पृष्ठ आ जाता है, ये जो पृष्ठ आपके पास में। और यहाँ से क्या होता है, तीव्र लेजर पुंज जो है वो बाहर निकलती है। लेजर पुंज। और ये क्या है, जीनोम की क्षण दीप्ति उत्पन्न करने के लिए विसर्जन नलिका है। जीनोम क्षण दीप्ति विसर्जन नलिका है। तो ये इस तरीके से क्या होती है, इसकी बनावट होती है। जो आपके पास में रूबी का क्रिस्टल होता है या रूबी की जो छड़ होती है उसकी बनावट है। अब अपने देखते हैं इसमें कि क्या क्या लगा होता है और किस प्रकार से अपने इसे बनाया गया है। तो ये जो सामने आपको डायग्राम दिख रहा है ये डायग्राम किसका है, ये डायग्राम आपके पास में जो रूबी का क्रिस्टल है या रूबी लेज़र जो है आपका, उस रूबी लेज़र का डायग्राम है। तो देखिए रूबी लेज़र के डायग्राम के अंदर और क्या क्या बातें आपको देखनी है। एक तो आप लोग इसके अंदर देखोगे कि जो ये रूबी का क्रिस्टल यहाँ पर आप लोगों ने लगा रखा है, इस क्रिस्टल के अंदर ये जो क्रिस्टल है ये किसका है, रूबी का क्रिस्टल है। और रूबी क्रिस्टल के लंबाई की यदि बात की जाए तो ये 5 सेंटीमीटर लंबाई का रूबी क्रिस्टल आपके पास में होता है। तो रूबी क्रिस्टल जो है इसकी लंबाई कितनी है, रूबी क्रिस्टल की लंबाई आपके पास में 5 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर लंबाई का रूबी छड़ या रूबी क्रिस्टल है। और व्यास यदि आप लोग देखो तो इसका व्यास कितना है, तो इसका व्यास है 1 सेंटीमीटर। तो इसका व्यास आपके पास में कितना है, इसका व्यास जो है वो व्यास है आपके पास में 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका व्यास आपके पास में जो है वो व्यास कितना है, 1 सेंटीमीटर व्यास है। 1 सेंटीमीटर व्यास और 5 सेंटीमीटर लंबाई की रूबी क्रिस्टल है। और इसके सिरों पर अपने क्या किए गए हैं, परावर्तक पृष्ठ लगाए गए हैं, पूर्णतः परावर्तक पृष्ठ लगाए गए हैं, जो चांदी की जो है चांदी की पॉलिश करके परावर्तक पृष्ठ जो है इसके लगाए गए हैं। ये जो पृष्ठ इस पर लगाए गए हैं परावर्तक पृष्ठ, ये किसकी पॉलिश करके लगाए गए हैं, तो ये चांदी की पॉलिश करके लगाए गए हैं। एक तरफ तो ये पृष्ठ क्या होता है, पूर्ण परावर्तक पृष्ठ है, और दूसरी तरफ जो आपका पृष्ठ है वो कैसा है, आंशिक परावर्तक पृष्ठ है। तो एक आंशिक परावर्तक पृष्ठ है और दूसरी तरफ जो आपके पास में पृष्ठ है वो किस प्रकार का है, वो पूर्ण परावर्तक पृष्ठ है। जो दूसरी तरफ आंशिक वाला आपने लगा रखा है उसके लिए 90% परावर्तन गुणांक है। ये जो आंशिक लगा रखा है इसके लिए 90% क्या है, परावर्तन गुणांक है। या आप लोग ये बोल सकते हो 10% निर्गमन गुणांक है, निर्गमन गुणांक है। ध्यान देना आप लोग इस बात पर जो अभी लिख रहा हूं मैं। अपने कल पढ़ा था प्रकाशिक पंपन या प्रकाश का प्रवर्धन, उसके अंदर मैंने आपको एक जगह बताया था कि एक तो पूर्ण परावर्तक दर्पण होता है और दूसरा क्या होता है, आंशिक परावर्तक दर्पण होता है। तो उसमें भी यही बात लागू होती है। वहाँ हम लोगों ने 10% लिखा था, तो वो जो 10% हम लोगों ने लिखा था तो वो 10% था निर्गमन गुणांक। तो या तो आप लोग वहाँ लिखोगे 10% निर्गमन गुणांक या लिखोगे 90% परावर्तन गुणांक। तो उस 10% के बाद में आपको क्या लिख देना है, निर्गमन गुणांक लिख देना है। और 90% लिखते हो तो 90% क्या है, इसका परावर्तन गुणांक है। तो 90% परावर्तन गुणांक और 10% निर्गमन गुणांक वाला आंशिक परावर्तक पृष्ठ जो है इसके ऊपर अपने लगा दिया है। और देखिए इसमें अपने क्या लगाया है, एक अपने इसमें
रूबी की छड़ जो है इसे कांच की नली के अंदर रखा है, जिस पर कुंडलिनित रूप से अपने क्या कर रखा है, ये जो रूबी की क्रिस्टल है इसे अपने क्या कर रखा है, एक कांच की छड़ पर रखा है, जिससे कुंडलिनित रूप से अपने क्या कर रखा है, विसर्जन नलिका लगा रहे हैं। और ये विसर्जन नलिका जो है, इस विसर्जन नलिका का क्या काम है, तो इस विसर्जन नलिका का काम है जिनोन की क्षण दीप्ति उत्पन्न करना। तो ये विसर्जन नलिका जो है अपने क्या उत्पन्न कर रही है, यहाँ ये जिनोन की क्षण दीप्ति जो है वो अपने उत्पन्न कर रही है। दूसरा आप लोग इसके अंदर ध्यान रखोगे कि ये क्षण दीप्ति जो है वो क्या करेगी, ये क्षण दीप्ति प्रकाशीय पंपन का काम यहाँ पर करेगी और शक्ति प्रदाय जोड़ देंगे। और शक्ति प्रदाय से जोड़ने के बाद में ऊष्मा को बाहर निकालने के लिए अपने कांच की नलिका के ऊपर अपने क्या करेंगे, एक अन्य नलिका जो है वो लगा देंगे। ये जो कांच की नलिका है इसके ऊपरी क्या कर दिया जाता है, एक अन्य नलिका को भी लगा दिया जाता है, जिसके अंदर लगातार पानी जो है वो प्रवाहित होता रहता है, जिससे जो अतिरिक्त ऊष्मा उत्पन्न होती है उस ऊष्मा को इस नलिका से क्या किया जा सके, बाहर निकाला जा सके। ये ध्यान रखना कि जिनोन की जो क्षण दीप्ति है वो क्षण दीप्ति यहाँ पर क्या करेगी, वो क्षण दीप्ति यहाँ पर जो आपका उद्दीपित उत्सर्जन है उसकी व्यवस्था करेगी, या जो पंपन की प्रक्रिया है वो इस प्रकाशीय पंपन की जो प्रक्रिया है वो क्या किया जाएगा, वो इस जिनोन की क्षण दीप्ति के द्वारा उत्पन्न किया जाएगा। दूसरा सक्रिय माध्यम यहाँ कौन होगा, किसके द्वारा आएगा, तो जो सक्रिय माध्यम है उस सक्रिय माध्यम का काम यहाँ पर कौन करेगी, तो रूबी की जो छड़ है या रूबी क्रिस्टल जो आपने यहाँ लगा रखा है, ये रूबी क्रिस्टल या रूबी छड़, रूबी क्रिस्टल या रूबी की छड़ जो है ये किसका काम करेगी, सक्रिय माध्यम का यहाँ पर काम करेगी। तो सक्रिय माध्यम का काम कौन कर रहा है, यहाँ पर रूबी क्रिस्टल कर रहा है। दूसरा जो प्रकाशीय गुहिका अपने पास में होती है, जो प्रकाशीय गुहिका होती है उसका काम भी कौन करेगा, उसका काम भी ये रूबी का क्रिस्टल या रूबी की छड़ करेगी। तो ये सारी बातें आपको इसके अंदर ध्यान रखनी है। पंपन किस प्रकार का है, पंपन यहाँ पर प्रकाशिक पंपन है, किसके द्वारा किया जाएगा, जिनोन की क्षण दीप्ति के द्वारा किया जाएगा। और शक्ति प्रदाय से जोड़ने के बाद में जो ऊष्मा अतिरिक्त उत्पन्न होगी वो कहाँ चली जाएगी, ये जो कांच की छड़ आपने लगा रखी है इसके साथ में एक अन्य नलिका लगा देंगे और उस नलिका के अंदर लगातार क्या प्रवाहित करेंगे, अपने पानी जो है वो प्रवाहित करते रहेंगे। तो इस तरीके से आपके पास में क्या आती है, जो रूबी का लेज़र है उसकी बनावट आती है। तो कुछ एक बातें तो इसमें वो लिखनी है जो शुरुआत में मैंने आपको बताई थी, और उसके बाद में आपको इसका डायग्राम बना देना है और डायग्राम के बारे में सारी बातें आपको बता देनी है कि आपके पास में रूबी की एक छड़ होती है जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर होती है, जिसका व्यास जो है वो 1 सेंटीमीटर होता है, और अपने दो इसके जो पृष्ठ होते हैं वहाँ पर समतल दर्पण लगा देते हैं। एक पृष्ठ पूर्ण परावर्तक होता है, एक आंशिक परावर्तक होता है। और परावर्तक पृष्ठ बनाने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया है, परावर्तक पृष्ठ बनाने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर चांदी की पॉलिश की है। जो समतल पृष्ठ आपके पास में वो किसकी पॉलिश किए हुए हैं, वो पृष्ठ यहाँ पर चांदी की पॉलिश किए हुए होते हैं। तो चांदी की पॉलिश किए हुए पृष्ठ आपके पास में, और जिनोन की क्षण दीप्ति उत्पन्न करने के लिए विसर्जन नलिका लगा रहे हैं जो क्या कर रही है, प्रकाशिक पंपन यहाँ पर करने वाली है। सक्रिय माध्यम प्रकाशीय गुहिका रूबी क्रिस्टल जो है वो यहाँ पर काम करेगी, ठीक है। और उसके बाद में क्या होगा, इसकी लंबाई के अनुदिश तीव्र लेज़र पुंज जो है या प्रकाश जो है आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से ये लेज़र रूबी लेज़र जो है इसकी बनावट कंप्लीट होती है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रूबी लेज़र की कार्यविधि की, ये काम किस प्रकार से करेगा। देखिए रूबी लेज़र की कार्यविधि, रूबी लेज़र की कार्यविधि या क्रियाविधि। तो यहाँ पर कम से कम आपके पास में 3 ऊर्जा स्तर उपलब्ध होंगे। सक्रिय माध्यम के अंदर कम से कम 3 ऊर्जा स्तर आपके पास में यहाँ होने चाहिए। और क्रोमियम आयन के ऊर्जा स्तर जो है उनका डायग्राम अपने बनाते हैं कि किस प्रकार का डायग्राम जो है यहाँ पर बनेगा। तो देखिए ये तो मूल ऊर्जा स्तर आ जाता है फर्स्ट, और उसके बाद में आपके पास में 2 ऊर्जा स्तर होते हैं। एक तो होता है 3A ऊर्जा स्तर, और एक आपके पास में होता है 3B ऊर्जा स्तर। एक के ऊपर एक 2 ऊर्जा स्तर आपके पास में है। 3A या तो उत्तेजित होने के बाद में 3A ऊर्जा स्तर में आपका परमाणु जाएगा, या 3B जो ऊर्जा स्तर है इसमें आपका परमाणु जो है चला जाएगा। और एक आपका 2 भागों में विभक्त आपके पास में द्वितीय ऊर्जा स्तर होता है,
यहाँ से जो परमाणु आएगा वो इस जगह पहुँचेगा और यहाँ से आने वाला परमाणु जो है वो इस जगह पहुँच जाएगा। उसके बाद में ये दोनों परमाणु जो है फिर से कौन सी अवस्था में आ जाएंगे, ये परमाणु फिर से आपके जो मूल अवस्था है उस मूल अवस्था में आ जाएंगे। इनके संगत जो प्रकाश जिन विकिरणों की ये अवशोषित करके जाएंगे और उत्सर्जित करके जाएंगे उनके मान आपको याद रखने, एक तो 5600 और एक 4100। 5600 एंगस्ट्रॉम और इसके संगत जो है वो 4100 एंगस्ट्रॉम प्रकाश है। और डेल ई डैश ऊर्जा जो है इसे उत्सर्जित करके ये कहाँ आ जाएंगे, जो आपका द्वितीय ऊर्जा स्तर है इसके अंदर ये पहुँच जाएंगे। और यहाँ से जब ये आगे जाएंगे उद्दीपित उत्सर्जन में तो 69, 43 और 69, 29 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश जो है वो क्या करेंगे, ये उत्सर्जित करेंगे। ये बात आती है उद्दीपित उत्सर्जन की, ठीक है। यानी अपने 3 ऊर्जा स्तरों में विभक्त है। ये क्रोमियम का जो आपके पास में आयन है या परमाणु जो वो 3 ऊर्जा स्तरों में विभक्त है, ये इसका मूल ऊर्जा स्तर है। उसके बाद में ये 3A और 3B 2 ऊर्जा स्तर है और उसके बाद में ये आपका मित स्थायी स्तर सेकंड आता है जो 2 भागों में बंटा हुआ है। यहाँ से परमाणु जो फिर से कहाँ पहुँच जाता है, मूल ऊर्जा स्तर फर्स्ट में पहुँच जाता है। तो देखिए इसके अंदर आप क्या क्या बताओगे। एक तो आप लोग बताओगे कि जो आपके पास में 2 ऊर्जा स्तर दूसरे वाले हैं इनके मध्य अंतराल कितना है, तो इनके मध्य अंतराल जो है वो 29 सेंटीमीटर का है। ये दूसरा जो ऊर्जा स्तर है इसके मध्य जो अंतराल आपसे पूछा जाए कि कितना अंतराल इन दोनों के मध्य, वो आपको बता देना है कि इन दोनों के मध्य अंतराल जो है वो 29 सेंटीमीटर इनवर्स का अंतराल है। ऊर्जा अंतराल जो आपके पास में इनका आने वाला है वो 29 सेंटीमीटर इनवर्स का आने वाला है। तो सबसे पहले तो अपने इसके अंदर देखेंगे कि जो आपका जो क्रोमियम का आयन है वो क्या करेगा, एक निश्चित फोटोन उत्सर्जित करेगा और निश्चित फोटोन उत्सर्जित करने के बाद में वो कहाँ पहुँच जाएगा, यानी आपके पास में जो क्रोमियम का आयन है, क्रोमियम आयन, ये क्रोमियम आयन क्या करेगा, एक निश्चित ऊर्जा का फोटोन जो है, एक निश्चित ऊर्जा का फोटोन जो है वो अवशोषित करेगा। ये फोटोन अवशोषित करने के बाद में ये या तो पहुंचेगा 3A ऊर्जा स्तर में या ये पहुंचेगा 3B ऊर्जा स्तर में। यानी आप सबसे पहले इसमें क्या लिखोगे कि बिल्कुल प्रारंभ के अंदर जो क्रोमियम आयन है वो फोटोन को करेगा अवशोषित। फोटोन को अवशोषित करने के बाद में या तो वो पहुंचेगा 3A ऊर्जा स्तर में या पहुंचता है ये 3B ऊर्जा स्तर में। 3A और 3B ऊर्जा स्तर में पहुंचने के बाद में यहाँ जो इसका जीवन काल होता है वो जीवन काल होता है 10⁻⁸ सेकंड। कितना होता है, 10⁻⁸ सेकंड होता है। 10⁻⁸ सेकंड यहाँ पर क्या होता है, इसका आवर्तकाल होता है। इसके बाद में उत्तेजित परमाणु जो है अल्प समय में जो क्रिस्टल आपके पास में रूबी का, उस क्रिस्टल को क्या करता है, डेल ई डैश ऊर्जा जो है वो प्रदान करता है। ठीक है, अल्प समय बाद जो है आपका जो आयन है, ये आयन ये क्या करेगा, रूबी क्रिस्टल को डेल ई डैश ऊर्जा जो है वो डेल ई डैश ऊर्जा प्रदान करेगा। डेल ई डैश ऊर्जा प्रदान करने के बाद में ये परमाणु कहाँ आ जाएगा, ये परमाणु आ जाएगा मित स्थायी स्तर में। मित स्थायी स्तर में आने के बाद में ये कहाँ, यहाँ कितना रुकेगा, ये रुकेगा 10⁻⁸ सेकंड। तो ऊपर तो इसका जीवन काल कितना था, 10⁻⁸ सेकंड था, परंतु ये जीवन काल तब होता जब ये यहाँ से सीधा कहाँ पहुँचता, जो मूल ऊर्जा स्तर है उसमें पहुँचता। पर अब ये उच्च ऊर्जा स्तर से मूल ऊर्जा स्तर में न पहुँच करके ये कहाँ पहुँच रहा है, ये मित स्थायी ऊर्जा स्तर जो आपका है उस मित स्थायी ऊर्जा स्तर में ये पहुँच रहा है। और कितनी ऊर्जा दे करके, डेल ई डैश ऊर्जा जो है वो किसे दे करके, जो आपका रूबी क्रिस्टल है, इस रूबी क्रिस्टल को, इस रूबी क्रिस्टल को डेल ई डैश ऊर्जा देकर के जो द्वितीय आपका मित स्थायी ऊर्जा स्तर है यहाँ ये उतरेगा। यहाँ उतरेगा तो यहाँ इसका जीवन काल कितना होता है, 10⁻⁻³ सेकंड होता है। यानी इस मित स्थायी ऊर्जा स्तर की वजह से इसका जीवन काल जो है, इसके जीवन काल में 10⁻⁵ जो सेकंड है, इतने समय की यहाँ पर क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। यानी ये साधारण समय की तुलना में 10⁻⁵ गुना जो है अधिक समय तक क्या होगा, अभी ये रुकेगा। इसलिए ये जो स्तर है इसे अपने किस नाम से जानते हैं, इसे अपने जानते हैं मित स्थायी ऊर्जा स्तर के नाम से। देखिए क्या हो रहा था, सामान्य अवस्था में ये सीधा कितना
10 की पावर -8 सेकंड से ये जो आपका उच्च ऊर्जा स्तर है इससे कहाँ आने वाला था, ये मूल ऊर्जा स्तर में संक्रमण करने वाला था। परंतु अब बीच में कौन आ गया, अब बीच में आ जाता है इसका मित स्थायी स्तर। मित स्थायी स्तर पर जब ये आता है तो ये कितनी सेकंड तक रुकता है, 10 की पावर -3 सेकंड तक रुकता है। ठीक है, यहाँ से ये 10 की पावर -8 सेकंड रुकने वाला था, परंतु अब ये क्या कर रहा है, अब ये डेल ई डैश ऊर्जा देकर के रूबी क्रिस्टल को, और जो दूसरा ऊर्जा स्तर है जो 2 भागों में विभक्त है उस ऊर्जा स्तर में पहुंच जाता है, और उस ऊर्जा स्तर में इसका जीवन काल कितना होता है, 10 की पावर -3 सेकंड होता है। तो ये वाला जो जीवन काल है इसमें 10 की पावर +5 सेकंड की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, या 10 की पावर +5 सेकंड गुणा ये ज़्यादा जीवित रहेगा, या इसका जीवन काल होगा। इसलिए ये जो आपका द्वितीय स्तर है इसे किस नाम से जाना जाता है, इसे हम लोग जानते हैं मित स्थायी ऊर्जा स्तर के नाम से। और लगातार जब क्या होता जाएगा, संक्रमण होता जाएगा, तो लगातार संक्रमणों की वजह से जो आपका मित स्थायी स्तर है, लगातार जब फोटोन आते जाएंगे उन फोटोनों को क्रोमियम के आयन जो है वो अवशोषित करते जाएंगे और लगातार कंपन होता रहेगा, जिससे ये जो मित स्थायी स्तर है इसमें जो आपके पास में मित स्थायी स्तर है इसमें जो फोटोनों की संख्या है वो लगातार क्या होती जाएगी, आपके पास में बढ़ती जाएगी। यानी अब आपके पास में जो समष्टि प्रतिलोमन की अवस्था है, परमाणु जो है उनके लिए आपको क्या होता जाएगा, समष्टि प्रतिलोमन की संख्या जो है वो प्राप्त हो जाएगी। मूल ऊर्जा स्तर के सापेक्ष घनत्व जो आपके पास में आने वाला है, मूल ऊर्जा स्तर, ये मूल ऊर्जा स्तर है, इसके सापेक्ष जो आपके पास में संख्या घनत्व आने वाला है वो संख्या घनत्व यहाँ क्या होगा, अधिक होगा। जब यहाँ संख्या घनत्व अधिक होगा तब आपके पास में कौन सी अवस्था आ जाएगी, तब आपके पास में आ जाएगी समष्टि प्रतिलोमन की अवस्था। ठीक है, तब आपके पास में कौन सी अवस्था आ जाएगी, समष्टि प्रतिलोमन की अवस्था आ जाएगी। और अपने ये करना होता है, सबसे पहले समष्टि प्रतिलोमन की अवस्था जो है वो लेकर के आनी होती है। ठीक है, अब अपने देखते हैं आगे इसे। इतनी सारी बातें इसमें लिखने के बाद में आप लोग क्या लिखोगे, आप लोग लिखोगे कि सबसे पहले क्या किया जाता है, जो जिनोन की क्षण दीप्ति है, जो आपके पास में जिनोन की क्षण दीप्ति विसर्जन नलिका आप लोगों ने लगा रखी है, इससे एक क्षण दीप्ति प्रकाश जो है वो आपतित करवाया जाएगा। यहाँ से क्या किया जाएगा, एक क्षण दीप्ति प्रकाश जो है वो आपतित करवाया जाएगा। किस पर करवाया जाएगा, ये प्रकाश आपतित करवाया जाएगा क्रोमियम आयन पर। क्रोमियम आयन पर जब ये प्रकाश यहाँ पर आप लोग आपतित करवाओगे तब यहाँ 2 संभावना बनेगी। यदि प्रकाश 5600 एंगस्ट्रॉम प्रकाश का उत्सर्जन करता है तब तो वो पहुँचेगा 3A ऊर्जा स्तर में, यानी प्रकाश जो है वो क्या करेगा, यदि 5600 एंगस्ट्रॉम के अरे प्रकाश के फोटोन को अवशोषित करेगा, यदि क्रोमियम का आयन जो है वो क्या करेगा, 5600 एंगस्ट्रॉम के अरे प्रकाश का जो फोटोन है उसका अवशोषण करेगा, तब ये कहाँ पहुँचेगा, तब तो ये पहुँचेगा 3A ऊर्जा स्तर में। कहाँ पहुँच जाएगा ये, तब ये पहुँच जाएगा 3A ऊर्जा स्तर में। इसके विपरीत यदि ये क्या करता है, 4100 एंगस्ट्रॉम का फोटोन अवशोषित करता है, यदि ये क्या करता है 4100 एंगस्ट्रॉम का फोटोन जो है इसे अवशोषित करता है, तो 4100 एंगस्ट्रॉम के फोटोन को अवशोषित करने पर ये कहाँ पहुँच जाएगा, ये पहुँच जाएगा 3B ऊर्जा स्तर में। तो 2 संभावनाएं यहाँ बन रही है, या तो आपका परमाणु जाएगा 3A ऊर्जा स्तर में या जाएगा 3B ऊर्जा स्तर में। यदि 5600 एंगस्ट्रॉम के अरे प्रकाश के फोटोन का क्या किया जाएगा, अवशोषण किया जाएगा। 5600 एंगस्ट्रॉम के अरे प्रकाश फोटोन का, अरे प्रकाश फोटोन का यदि अवशोषण किया जाता है तब तो ये कहाँ पहुँचेगा, तब तो पहुँचेगा 3A ऊर्जा स्तर में। और यदि ये क्या करता है 4100 एंगस्ट्रॉम के फोटोन का अवशोषण करता है तब ये कहाँ पहुँच जाता है, तब ये पहुँच जाता है 3B ऊर्जा स्तर में। ये जो प्रक्रिया आपके पास में है क्षण दीप्ति वाली और इन प्रकाश को अवशोषण करने वाली, इसे अपने जानते हैं प्रकाशीय पंपन के नाम से। ये जो आपके पास में प्रक्रिया है ये क्या है, प्रकाशीय पंपन है। ठीक है, प्रकाशीय पंपन जो है आपके पास में, प्रकाशीय पंपन या प्रकाशिक पंपन कहते हैं इसे, प्रकाशिक पंपन। ये जो प्रक्रिया है इसे किस नाम से जानते हैं, प्रकाशिक पंपन के नाम से जानते हैं। बचा हुआ नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।